18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मराठा साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने के कगार पर था। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत टूटने लगा। विभिन्न मुगल प्रांतों के गवर्नर या नवाब अपने प्रांतों के स्वतंत्र शासक बन गए। इसी बीच छत्रपति शाहू महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। 1713 ईस्वी में शाहू महाराज ने एक शासक की सभी शक्तियां अपने प्रधानमंत्री या पेशवा बालाजी विश्वनाथ के हाथों में दे दी। अब मराठा साम्राज्य के छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक थे और सारी शक्ति पेशवा बालाजी विश्वनाथ के हाथों में थी। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले हम पेशवा के पद का इतिहास देखेंगे। पेशवा का पद यानी मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री, इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और यह शिवाजी महाराज के अष्टप्रधानों में सबसे उच्च पद था। शिवाजी महाराज द्वारा नियुक्त प्रथम पेशवा मोरोपंत त्रिंबक पिंगले थे। वह शिवाजी महाराज के सबसे करीबी साथियों में से एक थे जिन्होंने मराठा सेना के निर्माण में मदद की थी। मोरोपंत पिंगले ने किलों की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मोरोपंत पिंगले ने छत्रपति संभाजी महाराज के अधीन पेशवा के रूप में कार्य किया। 1683 में मोरोपंत पिंगले की मृत्यु हो गई और उनके बेटे नीलकंठ पिंगले अगले पेशवा बने। लेकिन 1689 में जब संभाजी महाराज पर मुगलों ने घात लगाकर हमला किया था, तब नीलकंठ पिंगले ने संभाजी महाराज की रक्षा करते हुए और मुगलों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। नीलकंठ पिंगले की मृत्यु के बाद रामचंद्र पंत, जो मराठा साम्राज्य के अमात्य या वित्त मंत्री थे, वे अगले पेशवा बने। वह आगे जाकर मराठा साम्राज्य के सबसे महान मंत्रियों में से एक होंगे। वह शुरुआत में मराठा साम्राज्य के अमात्य या वित्त मंत्री के रूप में शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का हिस्सा थे। रामचंद्र पंत ने अपने पूरे जीवन काल में 5 छत्रपतियों के अधीन सेवा की। उन्होंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, कोल्हापुर के राजा शिवाजी द्वितीय और संभाजी द्वितीय के अधीन कार्य किया। 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा राजधानी रायगढ़ पर मुगलों ने हमला कर दिया। रामचंद्र पंत ने राजाराम महाराज को रायगढ़ से भागने में मदद की और उन्हें आज के तमिलनाडु के जिंजी जाकर वहां नई मराठा राजधानी स्थापित करने को कहा। उसके बाद रामचंद्र पंत ने मुगलों के खिलाफ जवाबी हमले में संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव की मदद की। 1700 ईस्वी में राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद रामचंद्र पंत ने महारानी ताराबाई के अधीन काम किया। महारानी ताराबाई राजाराम महाराज की पत्नी थी और राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद वह मराठा साम्राज्य की कार्यवाहक रानी बनी और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय की ओर से शासन कर रही थी। रामचंद्र पंत ने कई लड़ाइयों में महारानी ताराबाई को मुगलों को हराने में मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंततः मराठा साम्राज्य का गुजरात और मध्य भारत में विस्तार हुआ। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद 25 वर्षीय शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया और वह छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति के रूप में अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए सतारा लौट आए। लेकिन महारानी ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को अगला छत्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन अधिकांश मराठा दरबार के उच्च सरदारों ने शाहू का समर्थन किया और शाहू मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति बन गए। रामचंद्र पंत ने महारानी ताराबाई का समर्थन किया और 1708 ईस्वी में उनके साथ कोल्हापुर चले गए, जहां ताराबाई के बेटे शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर का राजा बनाया गया। रामचंद्र पंत ने शिवाजी द्वितीय और बाद में संभाजी द्वितीय के अधीन कोल्हापुर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। रामचंद्र पंत ने अजनपत्र लिखा, जो मराठा साम्राज्य के नागरिक और सैन्य प्रशासन पर एक पुस्तक है। 1716 ईस्वी में रामचंद्र पंत की मृत्यु हो गई। इसी बीच सतारा में जब 1708 में रामचंद्र पंत कोल्हापुर चले गए थे, छत्रपति शाहू महाराज ने बहिरोजी पिंगले को मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा बनाया। लेकिन महारानी ताराबाई के समर्थक कान्होजी आंग्रे के खिलाफ हार के बाद बहिरोजी पिंगले को शाहू महाराज ने बर्खास्त कर दिया और एक अन्य उच्च मंत्री बालाजी विश्वनाथ को अगला पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ कान्होजी आंग्रे को शाहू महाराज के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाने में सफल रहे। और यहाँ हम उस समय पर लौटते हैं जब शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य की सभी शक्तियां पेशवा बालाजी विश्वनाथ के हाथों में दे दी थी। बालाजी विश्वनाथ कई लड़ाइयों में मुगलों के खिलाफ सफल रहे और उन्होंने मुगल बादशाह से मराठों को चौथ चुकाने को कहा। 12 अप्रैल 1720 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र बाजीराव, जो केवल 20 वर्ष के थे, वह मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बने। बाजीराव में छोटे उम्र से ही सेना के प्रति जुनून था और वे अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में भी जाया करते थे। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने तुरंत दिल्ली पर आक्रमण की रणनीति बनाने पर काम करना चालू कर दिया। मुगल सल्तनत कमजोर था और टूट रहा था। पहले से ही उसके कई गवर्नर या नवाब विद्रोह कर स्वतंत्र हो गए थे और अब 1724 ईस्वी में दक्कन के गवर्नर निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने भी मुगलों से आज़ादी की घोषणा कर दी और अपने राज्य हैदराबाद के स्वतंत्र शासक बन गया। मुगल साम्राज्य के भीतर इस दरार को देखकर बाजीराव इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। हैदराबाद के निजाम आसिफ जाह ने मराठों को चौथ देना बंद कर दिया और मराठा क्षेत्रों पर हमला करने के लिए एक सेना भी भेज दी। लेकिन बाजीराव निजाम से एक कदम आगे थे। उन्होंने निजाम की सेना को अपने पीछे लगाने में मजबूर कर दिया और बाजीराव ने निजाम की सेना को चकमा देते हुए निजाम के क्षेत्र में घुस गए, जहां मराठा सेना ने निजाम के कई स्थानों को नष्ट कर दिया। अंततः बाजीराव ने 25 फरवरी 1728 को पालखेड़ के पास निजाम की सेना को घेर लिया। निजाम की सेना की एक बड़ी हार हुई और आसिफ जाह ने पेशवा बाजीराव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम मराठा साम्राज्य को चौथ देने पर मजबूर हो गया और उसने वादा भी किया, जब मराठा सेना दिल्ली पर आक्रमण करेगी तब वो चुपचाप दक्कन में ही रहेंगे। पालखेड़ की जीत पेशवा बाजीराव की बुद्धिमत्ता और उनके अधीन मराठा सेना की तीव्र गति को दर्शाया। दिसंबर 1728 में एक मुगल कमांडर मोहम्मद खान बंगश ने महाराजा छत्रसाल के राज्य बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी और मार्च 1729 ईस्वी को पेशवा बाजीराव ने तेजी से बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान किया। मराठा सेना ने मुगलों को भनक भी नहीं लगने दी और उन पर अचानक हमला करते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मुगलों की हार हुई और मोहम्मद बंगश को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस जीत के बाद महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य का 1/3 हिस्सा पेशवा बाजीराव को दे दिया। 1728 ईस्वी में बाजीराव ने पुणे को पेशवा की राजधानी बनाया और शनिवार वाड़ा का निर्माण 1730 में शुरू हुआ। शनिवार वाड़ा 1732 में पूरा हुआ और यह पेशवा दरबार का केंद्र बना। 12 नवंबर 1736 ईस्वी को पेशवा बाजीराव ने 50,000 घुड़सवार सेना के साथ पुणे से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने मराठों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति सादत अली खान को भेजा। मराठा सेना को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक हिस्सा पेशवा बाजीराव के अधीन और दूसरा हिस्सा मल्हार राव होलकर के अधीन। मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में मराठा सेना ने यमुना नदी पार कर ली और उधर मुगल क्षेत्र को नष्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही उन पर सादत अली खान के नेतृत्व में मुगलों ने हमला कर दिया और मराठा सेना की हार हुई। मल्हार राव होलकर वहां से भाग निकले और शीघ्र ही ग्वालियर में पेशवा बाजीराव से मिल गए। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेना ने अब एक अलग मार्ग का इस्तेमाल किया और मुगल सेना को आगाह किए बगैर दिल्ली पहुंच गए। 28 मार्च 1737 को मराठा सेना ने मुगलों को बुरी तरह से हरा दिया। दिल्ली पर बाजीराव का आक्रमण इतना साहस के साथ हुआ कि मुगल उनकी चाल का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। इस अपमानजनक हार के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने हैदराबाद के निजाम आसिफ जाह से मदद की गुहार लगाई। हालांकि निजाम ने पहले मुगलों से लड़ाई की थी और बाजीराव से वादा भी किया था कि वह दोबारा मराठों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़कर मुगलों की मदद करने का फैसला किया। निजाम ने अपनी सेना भेजी और संयुक्त मुगल और निजाम की सेना 24 दिसंबर 1737 को भोपाल में मराठा से भिड़ गई। लेकिन यहां भी संयुक्त मुगल और निजाम की ताकत काम नहीं आई और पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेना फिर से विजयी रही। अब संपूर्ण मालवा क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी बीच जब पेशवा बाजीराव मुगलों और निजाम को अपमानित करने में व्यस्त थे, तब उनके छोटे भाई चीमाजी अप्पा पुर्तगालियों पर हमला करने की रणनीति बना रहे थे। चीमाजी अप्पा भी एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे। पुर्तगालियों का कोंकण तट के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण था। उनमें से एक जगह थी वसई, जो आज के मुंबई के पास है। वसई में पुर्तगालियों का एक मजबूत किला था और इस किले में कई भारतीय गुलाम थे जिनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए चीमाजी अप्पा ने वसई पर हमला करने का फैसला किया।
17 फरवरी 1739 को चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सेना ने वसई किले पर हमला कर दिया। किला भारी रूप से सुरक्षित था और यह मराठा हमले का सामना कर सकता था, लेकिन लगभग 3 महीने की घेराबंदी के बाद 3 मई 1739 को किले की दीवार टूट गई और मराठा सैनिक किले में प्रवेश कर गए। 5 मई 1739 को पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच पेशवा बाजीराव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लगातार लड़ाइयाँ और सैन्य अभियानों के कारण उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को रावेरखेड़ी में तेज बुखार के कारण बाजीराव की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार नर्मदा नदी के तट पर किया गया। पेशवा बाजीराव केवल 39 वर्ष के थे। बाजीराव ने अपने जीवन काल में 40 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बने। बालाजी बाजीराव के शासन के दौरान मराठा साम्राज्य अपना अधिकतम विस्तार करेगा और साथ ही उनके शासन के दौरान ही मराठा दरबार के सबसे उच्च सरदार अपने अपने प्रांतों के स्वतंत्र शासक बनेंगे। मराठा साम्राज्य अब एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं होगा, बल्कि यह कई राज्यों का एक संघ होगा।